व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सब आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। क्लियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड। आई नो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको एक एक सम्स का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर सके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ये लेंदी है। कैसा है? थोड़ा सा लेंदी है, बट नॉट टू वरीड बच्चों, हम लोग यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट रहे नहीं। क्लियर। अब सर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो चलो पहली बात तो ये कि आप सब लोग अपने पास जो भी नोटबुक और टेक्स्ट बुक जो है वो एक बार लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग भी कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड ना रहो और आप लोगों का जो सम है वो भी आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आए। क्लियर। अब सर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं, देखो मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, आप लोग भी एक बार लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो सर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अगर एडजस्टमेंट के थ्रू अगर हम लोग सम को सॉल्व करने जाए तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहता है? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 1,65,000 आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स इज 10% लेस। सर जी नहीं समझ में आया? नॉट टू वरीड बच्चों, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब सर मैंने इस सम में आने वाली जितनी भी नोट्स है वो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही रेडी रख के रखी हुई ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों के स्टडी में प्रॉपर तरीके से ध्यान रहे। क्लियर। तो ये जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सारी की सारी नोट्स जो है वो रेडी रखी हुई है ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल जाए। अब सर बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो तरीके से होते हैं, मतलब दो तरीके की उसकी इफेक्ट होती है। पहली कि अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है तो क्या करना है। दूसरा कि अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं देके रखा है, देखो ये मैंने लिख के काट दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि एडजस्टमेंट में इसकी वैल्यू नहीं है, एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग नहीं है, तो तब क्या करना है? तो भाई असेट साइड में अगर आपका एडजस्टमेंट है तो क्या करना है? असेट साइड में जाके एक इफेक्ट दे देनी है और दूसरी कहां पे दोगे आप लोग? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर। अब अगर एडजस्टमेंट होगी, अगर एडजस्टमेंट होगी तो उसकी ऐसी इफेक्ट होगी, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो उसकी क्या इफेक्ट होगी? तो अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर उसकी एक ही साइड में इफेक्ट होगी और वो कौन सी होगी? असेट साइड। कौन सी साइड होगी? असेट साइड में। समझ में आ रहा है? क्लियर। अब सर ये तो है क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट के बारे में। अब मैं कहूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी लेनी है ये भी तो हमें सोचना है ना। तो सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आपको ध्यान देना है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से क्या होगा? जो भी लोअर होगा दैट वैल्यू यू हैव टू सिलेक्ट इट। दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर। तो अब हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 1,65,000 आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% लेस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स इज 10% लेस। अच्छा, एक में मोर देके रखा है, एक में लेस देके रखा है। आई एम सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, यहां पे ध्यान दो। अब हम लोग इसकी इफेक्ट करेंगे कि इसकी इफेक्ट कैसे होगी। तो सर पहले मैं इसका प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर लूं। ओके सर, यहां पे वर्किंग नोट 1 क्या लिखना है? क्लोजिंग स्टॉक की रिगार्डिंग है। अब सर आपको वैल्यू देके रखी है क्लोजिंग स्टॉक की 1,65,000, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1,65,000 रुपीज। अब इसमें आपको दो पार्ट बना देने। कितने पार्ट बना देने हैं? दो पार्ट। सर क्यों दो पार्ट? क्योंकि आपको ऐसा लिख के रखा है कि 50% क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू 10% मोर है और रिमेनिंग 50% की 10% लेस है। तो 50-50% एक बार तो हम लोग कर ले। तो सर ये 1,65,000 का 50%, आप लोग भी अपने पास कैलसी रखिएगा, मैं भी अपने पास कैलसी रखूंगा, डिवाइडेड बाय अगर 2 करें तो 82,500 और यहां पे भी कितना आ जाएगा? 82,500। अब ये जो 82,500 है वो आपकी कौन सी वैल्यू है? तो सर वो है आपकी बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू है। क्लियर। अब आपको यहां पे मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मार्केट वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, 50% स्टॉक की मार्केट वैल्यू 10% मोर है, तो चलो 82,500 प्लस 10%, यहां पे जो 10% है उसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 90750। कितनी हो जाएगी? 90750। वैसे ही ये रिमेनिंग जो है उसकी 10% क्या है? लेस है। क्या है?
10% वैल्यू लेस है। तो 82,500 माइनस 10% तो कितना हो जाएगा 74,250। 74,250। अब हमें कंपेयर करना है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे सर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, हेलो कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से कम कौन सी है, इन दोनों में से लोअर कौन सी है, तो बट ऑब्वियसली सर आपकी ये बुक वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, तो सर 74,250। तो सर हमें यहाँ पे 82,500 प्लस 74,250 दोनों को मिला के कितनी वैल्यू हो रही है, तो 82,500 प्लस 74,250 दोनों को मिला के हो रही है 1,56,750 रुपीज। क्या हो रही है 1,56,750 रुपीज। तो सर ये आपकी हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। तो अब हम लोग कर देते हैं इसकी इफेक्ट। अब इसकी इफेक्ट सर एडजस्टमेंट आपको देके रखा हुआ है, एडजस्टमेंट आपको देके रखा हुआ है, तो अगर एडजस्टमेंट देके रखा हुआ है तो आपको इसकी इफेक्ट कहां पे करनी है, तो एक इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी इफेक्ट आएगी आप लोगों के असेट साइड में। तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो 1,56,750 रुपीज, 1,56,750 रुपीज। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर। अब सर उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, तो सर सेकंड इफेक्ट इसकी आएगी आप लोगों के असेट साइड में। तो यहाँ पे असेट हम लोगों ने पहले से ये सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो रेडी रखा हुआ है। तो असेट साइड में यहाँ पे हम लोग नीचे से लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू कितनी आएगी, सो 1,56,750 रुपीज। अब सर बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि सर आपने जो असेट्स है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नीचे से क्यों लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर ऊपर जो है वो आपकी नॉन करंट असेट्स आती है। कैसी असेट्स आती है, नॉन करंट के जो लॉन्ग टर्म नेचर की है। तो उसके लिए हमने क्या करके रखा है, रैंडमली थोड़ी सी जगह छोड़ के रखी हुई है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ। अब सर सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये चारों की चारों एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ में आपको इंटरलिंक करवाता हूं। क्या करवाता हूं, इंटरलिंक करवाता हूं। देखो आपको सेकंड एडजस्टमेंट में देके रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, उसके बाद देके रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न, उसके बाद देके रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स एंड देन आफ्टर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अब ये एडजस्टमेंट करवाने से पहले, ये चारों की चारों एडजस्टमेंट करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक नोट डिस्कस करवाना चाहता हूं। क्या डिस्कस कराना चाहता हूं, एक नोट डिस्कस कराना चाहता हूं। तो सर यहां पे अगर हम लोग नोट्स में देखने जाएंगे, अगर हम लोग नोट्स में देखने जाएंगे तो देखो यहां पे मैंने आपको परचेस एंड क्रेडिटर्स और ये सेल्स एंड डेटर्स से इंटरलिंक वाली नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करवाई है। नो डाउट मेरे रेगुलर क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से इंटरलिंक होता है परचेस और क्रेडिटर, किस तरीके से इंटरलिंक होता है सेल्स और डेटर, वो काफी डिटेलिंग में एक्सप्लेन करवा के रखा हुआ है। बट अभी हम लोग यूट्यूब पे ये सारी चीज अपलोड करें तो आई होप सो कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी लेंथ हम लोगों को मेंटेन करके चलिए। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। अगर मैं परचेज में, अगर परचेज के अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड हो रही है, कुछ अनरिकॉर्डेड हो गया, कुछ ज्यादा रिकॉर्ड हो गया या तो रॉन्गली रिकॉर्डेड हो गया, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो अगर परचेस में अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो सेम इफेक्ट आपको किसमें देनी है, क्रेडिटर्स में भी देनी है। किसमें देनी है, क्रेडिटर्स में भी देनी है। मैंने आप लोगों को पता है वो एग्जांपल बताया था चालू क्लास के अंदर कि जहां पे अगर मैं कुछ गुड्स जो है वो परचेस कर रहा हूं और गलती से मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया तो मैं सिंपल से वे में परचेस में उसको प्लस करूंगा। अब अगर परचेज में मैं प्लस करूंगा तो डेफिनेटली मुझे सामने वाले पर्सन को पैसे भी तो देने हैं ना, तो क्रेडिटर्स भी तो पैरेलल प्लस होगा ना, क्लियर। और ऐसे न जाने कितने सारे एग्जांपल्स मैंने रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब परचेज में अगर मैं कोई चीज को माइनस करूंगा तो इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, क्रेडिटर्स में भी उसको क्या करना है, हमें माइनस ही करना है। वैसे ही जैसे परचेज जो है वो आपका क्रेडिटर्स के साथ इंटरलिंक कर रहा है, वैसे ही ये जो सेल्स है वो आपका किसके साथ इंटरलिंक करेगा, डेटर्स के साथ। किसके साथ इंटरलिंक करेगा, डेटर्स के साथ। दैट मींस कि अगर मैं सेल्स में कुछ भी प्लस कर रहा हूं तो उसी के साथ में मेरे डेटर्स में भी वो क्या होगा, प्लस होगा। अगर मैं सेल्स में कुछ चीजें माइनस कर रहा हूं तो डेटर्स में भी वो चीज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों में क्या कह रहा हूं,
क्लियर। तो अब हम लोग ये एडजस्टमेंट नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लैरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा किस तरीके से हम लोगों ने उस एडजस्टमेंट को सॉल्व किया। अगर हम लोग एडजस्टमेंट को रीड करेंगे तो एडजस्टमेंट में लिखा क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, सॉरी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ऑफ ₹60,000। सर आपने 60,000 का परचेस करके रखा है जो रिकॉर्ड करना बाकी है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, 60,000 रुपए का परचेस आपका रिकॉर्ड होना बाकी है, तो आप लोग क्या करोगे, परचेस में प्लस की माइनस? सोचो, इसमें भी मैंने बहुत एग्जांपल्स देके रखे हुए। सिंपल सी बात है, मुझे पता है आपके दिमाग में आंसर आ गया। क्या करेंगे हम लोग, परचेस में प्लस करेंगे। तो ढूंढो आपको परचेस की वैल्यू क्या देके रखी है, ढूंढो ढूंढो, चलो जल्दी जल्दी ढूंढो। यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूं। अब सबको ये तो पता है ना कि परचेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। कहां पे आता है, डेबिट में आता है। तो यहाँ पे डेबिट में जाके मैं लिख दूंगा परचेस, डेबिट में जाके हम लोग लिख देंगे परचेस। सर परचेस की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो परचेस की वैल्यू देखो डेबिट साइड में देके रखी है 9 लाख रुपए। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आपको परचेस की वैल्यू क्या देके रखी है, 9 लाख रुपए। चलो ये मार्कर का कलर है ना, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हो रहा है कि आप लोगों को ढंग से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। हम लोग अपने येलो मार्कर से लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम लोग जाके लिखेंगे टू परचेस, जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, 9 लाख रुपए। अब सर अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। अच्छा सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेस। कितने रुपए का है, तो सर 60,000 रुपीज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 60,000 को प्लस कर देंगे। समझ आ रहा है। अब अगर परचेज में प्लस हो रहा है तो सोचिए बच्चों, और कहां पे प्लस होगा, सोचो सोचो जल्दी जल्दी। यस, कहां पे प्लस होगा, क्रेडिटर्स में प्लस होगा। तो चलो अब हम लोग जाते हैं क्रेडिटर्स के पास। क्रेडिटर्स कहां पे आता है, क्रेडिटर्स आता है आप लोगों के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब ढूंढो आपको क्रेडिटर्स कहीं पे देके रखा है क्या, क्रेडिटर्स 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 क्रेडिटर्स, ये रहा आप लोगों का सेकंड पेज पे। देखो फर्स्ट टू थर्ड आपको क्रेडिटर्स देके रखा है 1,02,000 रुपए। कितने देके रखे हैं, 1,02,000 रुपए। तो यहां पे जाएंगे हम लोग और लिखेंगे क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 1,02,000 और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस। देखो URCP अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने रुपए का देके रखा हुआ है, 60,000 रुपीज का देके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्लियर। तो देखो ड्यूअल इफेक्ट हो गई हमारी, ड्यूअल इफेक्ट हो गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आपको क्या देके रखा है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ ₹7,500। अब सर परचेस रिटर्न रिकॉर्ड करना बाकी है। क्या रिकॉर्ड करना बाकी है, परचेस रिटर्न। तो अगर मैंने, चलो मान के चलते, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। ये कैल्सी मैंने परचेस किया था शॉपकीपर से। शॉपकीपर के पास गया, उसको कहा कि सर मुझे एक कैल्सी दे दीजिए। उन्होंने मुझे कैल्सी दे दिया। अब सर मुझे ये कैल्सी पसंद नहीं आए तो मैं उसको क्या कर दूंगा, वापस रिटर्न कर दूंगा। तो अगर जब मैं रिटर्न करने जाऊंगा तो मैंने जितनी अमाउंट का परचेस करके रखा है उसमें से ये कैल्सी की अमाउंट को हमें माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सोचो, करना पड़ेगा ना। क्लियर। तो ये जो परचेस रिटर्न की अमाउंट है कि जो अनरिकॉर्डेड है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, परचेस में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में वापस जाते हैं। यहां से हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। सर क्यों जगह छोड़नी है, जगह इसलिए छोड़नी है क्योंकि ऐड वाली चीजें सारी एक तरफ और लेस वाली चीजें सारी की सारी एक तरफ। अच्छा अगर आप लोग यहीं पे ही सीधा माइनस करना चाहोगे तो आप लोग कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर। तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7,500। क्या करना है हमें, माइनस करना है। अच्छा लॉजिक मैंने बता दिया ना कि क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब सोचो आपने परचेज में से अगर कोई चीज को माइनस किया हुआ है तो क्रेडिटर्स में भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। क्लियर। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्रेडिटर्स के पास, क्रेडिटर्स के पास, और क्रेडिटर्स में यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7,500 रुपीज। समझ में आ रहा है। अब मैंने सर आपको पहले ही नोट बता दिया ना, तो अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, इजी है कि अगर मैं परचेज में कोई भी चीज प्लस करता हूं तो उसके साथ साथ उसका भाई बंधु कौन है, क्रेडिटर्स। तो अगर परचेज प्लस होगा तो क्रेडिटर्स भी क्या होगा, प्लस होगा। परचेज क्या कहेगा कि जहां पे मैं रहूंगा वहीं पे मेरा क्रेडिटर्स भी रहेगा, वहां पे मेरा भाई भी रहेगा। दैट मींस अगर परचेज में प्लस करेंगे तो क्रेडिटर्स में भी हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या कहा है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹75,000। अब बात आ रही है सेल्स की।
अब किसकी बात आ रही है? सेल्स की। तो चलो पहले सेल्स के पास चले जाए। सर आपको क्या कहा है कि आपने 75,000 रुपीज का जो सेल्स है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। 75,000 रुपीज का सेल्स जो है वो आपने रिकॉर्ड किया नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड करोगे तो सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? सोचो सोचो, अगर आपने 75,000 रुपीज का सेल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं करके रखा हुआ है तो उसको अगर रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स में प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पे जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, यहां पे जाके लिख देंगे सेल्स। अब ढूंढो सेल्स की वैल्यू क्या है? सेल्स कहां है? सेल्स यहां है। कितना है? 15 लाख रुपए का। कितना है? 15 लाख रुपए का। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे 15 लाख रुपए, उसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। कितने रुपए का अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स? तो सर 75,000 रुपीज का। कितने रुपए का? 75,000 रुपीज का। अब मुझे आंसर बताइए सर, अगर मैं सेल्स में प्लस करूंगा, अगर मैं सेल्स में प्लस करूंगा तो पैरेलली मुझे और कहां पे प्लस करना पड़ेगा? सोचो, सोच लिया? यही सही आंसर आप सब लोगों का। कहां पे हमें प्लस करना पड़ेगा? डेटर्स में प्लस करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही नोट्स में, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है कि अगर आपका डेटर्स प्लस होगा, मतलब सेल्स अगर प्लस होगा तो और कहां पे प्लस होगा, और अगर परचेस प्लस होगा तो और कहां पे प्लस होगा। क्लियर? अब यहां पे जाके हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा नीचे जाके लिखेंगे डेटर्स। अब ढूंढो आपको डेटर्स की वैल्यू कितनी देके रखी है? डेटर्स कहां है? डेटर्स कहां है? डेटर्स यहां है। डेटर्स की वैल्यू देके रखी है 1,35,000। कितनी देके रखी है? 1,35,000 रुपीज। अब उसमें जाके हम लोग प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। क्या प्लस कर देंगे? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है? 75,000 रुपीज। कितनी देके रखी है? 75,000 रुपीज। क्लियर? अब आगे जाके हम लोग देखेंगे, देखो एडजस्टमेंट हो गई ना, एक आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और एक आपने बैलेंस शीट के असेट साइड में डाला, ड्यूअल इफेक्ट हो गई, सेम अमाउंट से हो गई, सीधी बात, नो बकवास। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या देके रखा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। क्या देके रखा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। आप लोगों ने कोई चीज, मतलब किसी भी चीज को, अब से फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, अब मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर ही है इसलिए मैं बार बार कैलकुलेटर का एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अगर मैं इस कैलकुलेटर को बेच रहा हूं, चलो अच्छी बात है, चला गया, शांति। अब सोचो उस सामने वाले बंदे को अगर मेरा कैलकुलेटर नहीं पसंद आया तो ये कैलकुलेटर वो मुझे रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? मैंने पहले बेचा, तब सेल्स में रिकॉर्ड किया, अब वो बंदा मुझे रिटर्न करेगा तो ये सेल्स रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो सेल्स रिटर्न है उसकी वजह से जो मेरा सेल्स है वो कम होगा कि बढ़ेगा? सोचो, अगर मेरा सेल्स रिटर्न हुआ तो उसकी वजह से जो मेरा सेल्स है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स सर, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहां पे हम लोग जाएंगे पहले सेल्स में, यहां पे हम लोग जाएंगे पहले सेल्स में, और सेल्स में जाके हम लोग ये जो अमाउंट है दैट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, कितने रुपए की अमाउंट है? सोचो सोचो, कितने रुपए की अमाउंट है? 22,500 रुपीज की। तो यहां पे हम लोग 22,500 रुपीज को क्या कर देंगे? माइनस कर, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैंने सेल्स में से ये चीज माइनस करके रखी है तो दूसरी कहां से माइनस करूं? दूसरी कहां जगह से माइनस करूंगा? सोचो सोचो, डेटर्स में हम लोग माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर? तो यहां पे हम लोग अब डेटर्स में जाएंगे, डेटर्स में से मैं माइनस कर दूंगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, और उसकी अमाउंट कितनी है? 22,500 रुपीज। माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? मैंने कहा था ना कि चारों की चारों एडजस्टमेंट में आप लोगों को एक ही तरीके से सॉल्व करवा होगा, और वो तरीका कौन सा है? चलो वापस एक बार नोट पे आ जाए। देखो ये तरीका जो है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले से ही समझा के रखा हुआ था कि अगर आप लोग कोई भी चीज परचेस में प्लस करोगे तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? क्रेडिटर्स में आएगी। दैट मीन्स कि अगर आप लोग परचेस में प्लस कर रहे हो तो आपको क्रेडिटर्स में भी क्या करना है? प्लस। अगर आप लोग परचेस में से माइनस कर रहे हो तो क्रेडिटर्स में भी हमें क्या करना है? माइनस करना है। वैसे ही पैरेलल में अगर आप लोग सेल्स में कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइक अगर सेल्स में आप लोग कुछ भी प्लस और माइनस कर रहे हो तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? डेटर्स में आएगी। लाइक अगर यहाँ पे मैंने प्लस किया तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और अगर माइनस किया तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। और इसके बहुत ही सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं कि सर ये दोनों की दोनों चीजें क्यों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। बात समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 6 की तरफ।
अब सर एडजस्टमेंट नंबर 6 में कराओ, उसके पहले अगेन वापस एक नोट डिस्कस कर ले ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाए कि एडजस्टमेंट कहना क्या चाहता है। अब सर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ रुपीज 15,000। सर पहली बात तो ये कि ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम लोग डिस्कस करते हैं आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, ऐसा डिस्कस करते हैं। बट सर जी अकाउंटिंग लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कुछ और। क्या होता है तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें देके रखा है आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उसकी क्या इफेक्ट होगी। तो सर पहली बात तो है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, तो एक्सपेंस विच इज नॉट पेड येट, मतलब अभी तक आप लोगों ने खर्चा पे करके नहीं रखा हुआ है, आपको पे करना था बट अभी तक आप लोगों ने पे करके नहीं रखा हुआ है। मुझे पता है आपको लॉजिक समझना है, 2 मिनट से रुक जाओ, पहले उसकी इफेक्ट पढ़ ले तो उसके बाद मैं आपको लॉजिक क्लियर करता हूं। अब सर इसकी इफेक्ट क्या आएगी, इसकी इफेक्ट क्या आएगी, तो सर जो भी खर्चा है उसमें हमें क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। जो भी खर्चा उसमें हमें क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। लाइक यहाँ पे आपको वेजेस देके रखा है तो हम लोग वेजेस में जाके प्लस कर देंगे। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, तो सर इसकी सेकंड इफेक्ट आएगी आप लोगों की लायबिलिटी साइड में। कहां पे आएगी, लायबिलिटी साइड में। क्लियर। अब इसका लॉजिक क्या है, सर लॉजिक के बिना तो हमारी बात गले से नीचे नहीं उतरेगी, मुझे पता है हम लोग लॉजिक ही क्लियर करने के लिए तो बैठे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कुछ वर्कर्स है, मेरे पास कौन है, कुछ वर्कर्स है, मुझे उसको 1 महीने की सैलरी देनी है। 1 महीने की जो सैलरी है वो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये लेके चलते, क्योंकि अभी तो शायद तक 15,000 रुपये तो मिनिमम हो चुका है, दिन के 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये तो वो लोग लेके चलते। अब सर 1 महीने की सैलरी हो गई उसकी 15,000 रुपये, 1 महीने की सैलरी है उसकी 15,000 रुपये की। सर पूरे के पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, पूरे के पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो सर 12 महीने के अकॉर्डिंगली मुझे उसको सैलरी कितनी पे करनी पड़ेगी, 12 महीने के अकॉर्डिंगली उसको मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी 1,80,000 रुपीज। कितनी पे करनी पड़ेगी, 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ पे समझने की बात है, मुझे टोटल सैलरी, या तो चलो वर्कर है तो मैं एक बार मान के चलता हूँ वेजेस, मुझे टोटल 1,80,000 रुपए का वेजेस जो है वो पे करना था। क्या करना था, पे करना था। बट मैंने एक्चुअल में, मैं अगर एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 का ही वेजेस जो है, वेजेस जो है वो क्या किया है, पे किया हुआ है। मुझे एक्चुअली पे कितना करना था, 1,80,000, बट मैंने पे कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। सर मेरे वहां पे एक वर्कर काम करता है जिसकी मंथली सैलरी, मंथली वेजेस है उसका 15,000 रुपए। अब मुझे पता है वेजेस जो है वो मंथली नहीं देते, बट ये सिर्फ एग्जाम्पल है। 12 महीने का हो जाएगा 1,80,000 रुपए, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक्चुअली टोटल 1,80,000 रुपए पे करने थे, बट मैंने एक्चुअल में कितने पे किए, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे करके रखे। तो मुझे बताओ ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है वो मेरा आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा, ये जो 30,000 वो मेरा आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा। अब आपको ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू देके रखते हैं ना, वो ये 1,50,000 रुपए देके रखते हैं, कि जितना आपने एक्चुअली पे कर दिया, जितना अमाउंट हो चुका है वो देके रखते हैं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग का फिगर है उसको हमें कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल पूरे के पूरे ईयर के इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करें, भले आप लोग पे करो या ना करो। आप लोगों ने टर्म 1 में, चैप्टर नंबर 1 में देखा है ना, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस हमें क्या समझाता है कि खर्चा एक्चुअली पे हो चुका है, अक्रूवल बेसिस हमें क्या समझाता है कि इस साल का खर्चा हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग ये जो अपने डेटा बनाते हैं ना वो अक्रूवल बेसिस से बनाते हैं। तो अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपका खर्चा कितना होना चाहिए था, 1,80,000, बट आपने दिखाया कितना है, तो सर 1.5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ 30,000 रुपए हमें उसको पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये 1,50,000 में 30,000 को ऐड कर दूं तो मुझे 1,80,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचो सोचो, क्या ये खेल है भाई, खेल ही तो हो रहा है यहाँ पे आपका। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक्चुअली 1.5 लाख रुपए का खर्चा पे करके रखा है, आपको पे करना था 1,80,000 रुपए, तो 30,000 रुपए का खर्चा पे करना बाकी, ऐसा हम लोग सोच के चलेंगे। ऑफकोर्स सर वही सोच के चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पे करके रखा है उसमें से 30,000 रुपए प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1,80,000 रुपए। तो देखो आपका हो गया ना, कि खर्चे में हम लोगों ने प्लस किया। बट सर अभी तक ये एक्चुअली पे नहीं हुआ है, हमें पे करना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। समझ में आ रहा है, इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगी, लायबिलिटी साइड में जाएगी।
आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया हो। अब चलो फटाफट जाके हम लोग इसकी इफेक्ट कर देते हैं, फटाफट जाके हम लोग इसकी इफेक्ट कर देते हैं। अब सर वेजिस है, मुझे बताओ वेजिस कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? सोचो सोचो, वेजिस कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? यस, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों को देखना है, पहली बात तो है कि ऊपर कहीं पे वेजिस आपको देके रखा है, देखो 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 देके रखा है, कितना देके रखा है? 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस की वैल्यू कितनी देके रखी है? तो सर वेजेस की वैल्यू देके रखी है 60,000 रुपीज। अब इस वेजेस के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, कितना है? 15,000। तो यहां पे हम लोग प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। क्लियर? अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? तो सर इसकी सेकंड इफेक्ट जो है वो हम लोग डाल देते हैं लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हम लोग जाके लिख देंगे, ये वाली साइड लायबिलिटी हमारे लिए, तो यहाँ पे हम लोग जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कि जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी हुई है? 15,000 रुपए। कितनी देके रखी हुई है? 15,000 रुपए। बात समझ में आई सबको? ग्रेट। अब उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 7। अभी एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या समझाना चाहते हैं ये लोग? गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ द होल अमाउंट। सबसे हॉट फेवरेट एडजस्टमेंट है सर, ये सबसे जोरदार एडजस्टमेंट है। 15,000 का गुड्स आपका जल के राख हो गया। वाओ, 15,000 का गुड्स आपके पास से चला गया। अब मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो गुड्स है वो बिजनेस से दो रीजन से जाता है। कितने रीजन से जाता है? दो रीजन से जाता है। पहला, अगर आप लोगों का गुड्स गया है सेल्स के थ्रू तो वो सेल्स में रिकॉर्ड होगा। दूसरा, अगर आपका गुड्स गया है अदर देन सेल तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सारे के सारे एडजस्टमेंट जो देखे थे वो उसी के रिगार्डिंग के थे कि जो अदर देन सेल होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपका 15,000 रुपए का गुड्स जो है वो जल के राख हो गया, तो हम लोग आग को कहेंगे ए आग रुक जा 2 मिनट, पहले मुझे मेरे गुड्स को बेच लेने दे उसके बाद तो लगना। क्या आग हमारा वेट करेगी क्या? आंसर इज व्हाट? नो। आग क्या कहेगी? मेरा काम है क्या? जलना और तेरी जलाना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 7,000 रुपए का जो गुड्स है, मतलब 15,000 रुपए का जो गुड्स है वो क्या हो गया है? जल के राख हो चुका है। तो हमारा तो गुड्स चला गया, हमारा तो क्या हो गया? गुड्स चला गया। तो अगर हमारा गुड्स जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? परचेज में से माइनस। और इसका लॉजिक हम लोगों ने अपने आगे वाले सब में देखा था। क्लियर? तो यहां पे जाके हम लोग परचेज में से माइनस कर देंगे, माइनस सॉरी परचेज, तो अब यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे परचेज में से माइनस कर देंगे बर्न बाय फायर। अब मुझे बताओ कितने का गुड्स गया? 15,000 रुपए का गुड्स गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, 15,000 रुपए का गुड्स आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब सर फटाफट इसको क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर दे। आपके दिमाग में यही आया होगा ना कि परचेज में से माइनस हुआ तो क्रेडिटर्स में भी माइनस होगा। आया ना? हुई ना गलती? यहाँ पे एक बात सोचो, 15,000 का आपका जो गुड्स है वो जल के राख हो गया। कितने हजार का गुड्स है आपका? 15,000 का जो गुड्स है वो आपका जल के राख हो गया। अब ये 15,000 का आपको क्या हो गया? काइंड ऑफ नुकसान हो गया। काइंड ऑफ क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो जनरली इसकी जो इफेक्ट है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आनी चाहिए। बट एक बात सोचिए, अगर आपने उस गुड्स पे इंश्योरेंस लेके रखा होता और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे के पूरे पैसे दे देते तो क्या आपको कोई लॉस हुआ है? क्या आपको कोई लॉस हुआ है? तो आंसर इज व्हाट? नो। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे के पूरे पैसे दे रही है दैट मीन्स आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे तो गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ द होल अमाउंट। सर पूरी की पूरी अमाउंट का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। तो जब गुड्स जला ना तब मैं रो रहा था कि 15,000 का गुड्स चला गया। अब जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी ना तब मैं शांत रह जाऊंगा कि भाई मुझे 1 रुपए का भी लॉस हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या आपको पैसे दे दिए हैं क्या? सोचो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या आपको पैसे दे दिए क्या? आंसर इज व्हाट? नो। देने वाली है क्या? आंसर इज व्हाट? यस।
क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग पैसे फ्यूचर में आने वाले, पैसे जो है वो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो कोई भी चीज जब फ्यूचर में आने वाली होती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, असेट्स हो जाती है। क्या हो जाती है, असेट्स। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए का गुड्स था, 15,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरे के पूरे पैसे देने वाली है ना, तो यहाँ पे हम लोग असेट साइड में जाके क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी। क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले। अब उसके बाद अगर देखने जाएंगे तो गुड्स ऑफ ₹7,500 विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज। दैट मीन्स कि आपने 7,500 रुपए के जो गुड्स है वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करके रखे हुए है। अब अगर आप लोग अगर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली अदर देन सेल होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है सर? ऑलवेज उस एडजस्टमेंट को आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि भाई तो ये जो क्वेश्चन है उसकी दो इफेक्ट कहां पे आएगी, पहले उसको इमेजिन करिए। पहले गुड्स ऑफ ₹7,500 विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज। आपने बिजनेस में से 7,500 के गुड्स क्या करके रखे हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके रखे हुए। तो सर गुड्स विड्रॉ किया है ना, अब अगर गुड्स को विड्रॉ करोगे तब आप लोगों का परचेस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ओनर खुद थोड़ी ना अपने आप को बेचने वाला है। ओनर तो क्या कहेगा, चलो भाई लेके निकलो, वो क्या करेगा, गुड्स लेके निकल जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होगा, अदर देन सेल आपका बिजनेस से गुड्स निकला है ऐसा माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जाके हम लोग परचेज में से इसको क्या कर देंगे, पहले तो माइनस कर देंगे। परचेज में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और लिखेंगे ड्रॉइंग्स। कितने हजार का गुड्स है, तो 7,500 का। कितने हजार का गुड्स है, 7,500 का। अब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो सोचो अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। तो ये जो वैल्यू है वो हमें कहां पे रिकॉर्ड करनी है, ड्राइंग्स में ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ढूंढो आप लोग ड्राइंग्स आपके लिए कहां पे है, ड्राइंग्स कहां पे, एक बार ढूंढो। तब तक मैं यहाँ पे वो पेज जो है वो ला लेता हूँ। तो जो ड्राइंग्स है वो आपका आएगा, पहली बात तो ये कि लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में क्या होगा, लेस होगा। तो देखो ड्राइंग्स की वैल्यू आपको देके रखी हुई है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों साथ में होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। यहाँ पे जाके हम लोग पहले लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल की वैल्यू है 6 लाख रुपए। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है। अब थोड़ी सी हम लोग जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स देके रखा है 18,000 रुपीज। ड्राइंग्स कितना देके रखा है, 18,000। अब इसमें जाके प्लस कर देंगे हम लोग एडिशनल ड्राइंग्स। एडिशनल ड्राइंग्स और वैल्यू कितनी देके रखी हुई है एडिशनल ड्राइंग्स की, तो 7,500 रुपए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर? अब उसके बाद जाते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे, और ये एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, तो सर लास्ट एडजस्टमेंट, लेबर चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन ₹7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू द लेबर चार्जेस। अब इसके लिए भी मैं पहले आपको क्या करूंगा, एक नोट डिस्कस करा देता हूं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, नोट्स कहाँ पे है हमारी, तो सर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लास्ट पेज पे बहुत अच्छी तरीके से नोट्स जो वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है ताकि आप लोगों को चालू लेक्चर में डिस्टर्बेंस ना हो। अब यहाँ पे देखिए सर, आप लोगों ने अगर कोई भी लीगल चार्जेस पे करके रखे हैं मशीन के लिए, या तो चलो मशीन नहीं, कोई भी फिक्स असेट्स के लिए। कौन से असेट्स के लिए, फिक्स असेट्स के लिए। तो सर ये जो खर्चा होता है ना वो आपके मशीन की वैल्यू में या तो आपके उस असेट्स की वैल्यू में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसको आपको सेपरेटली कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे ही वो गलती हो गई ना। क्या गलती हो गई, इन लोगों ने क्या करके रखा है, लेबर चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन। अच्छा लेबर चार्जेस है और मैंने क्या लिख दिया, लीगल चार्जेस लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ से निकाल देते हैं। लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस फॉर द मशीन। ओके, अब यहाँ पे देखो लेबर चार्जेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन ₹7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू द लेबर चार्जेस अकाउंट। मतलब कि सर अगर चलो मान के चलते एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को चालू लेक्चर में डिस्कस भी करवाए थे। अब मेरे क्लासेस पे एसी लगा हुआ है, मेरा जो क्लास है वहां पे एसी लगा हुआ है। अब मैंने उस एसी को खरीदा हुआ था। अब इसको लिख लिख के अगर समझेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं चला जाता हूँ लास्ट पेज पे, इन सबको इरेज कर दूं। अब
मैंने एक एयर कंडीशनर खरीद कर रखा था और उस एसी की वैल्यू थी से फॉर एग्जांपल 49,000 रुपीज। कितने की थी? 49,000 रुपीज की उस एसी की वैल्यू थी। अब सर एसी जो है, सिंपल सी बात है, मैं शोरूम में से, जहां पे उसकी मतलब उसकी जो दुकान है, वहां से मैंने उस एसी को खरीदा 49,000 में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो लोग सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देते, हमें खुद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ता है। क्लियर? तो सर हमने उस एसी को अपने इस ट्यूशन पे लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस करके रखा हुआ है। और वो कितना किया हम लोगों ने? तो सर 500 रुपए का। वो कितना किया हम लोगों ने? 500 रुपए का। अब सर सिंपल सी बात है कि सर एसी को हम लोग अपने प्रीमाइस के पास लेके आ गए। अब नीचे से ऊपर लेके आना और उस एसी को दीवार में फिट करना, तो इसके लिए हमें पे करना पड़ता है कौन सा चार्जेस? इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्या पे करना पड़ता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो सर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चलो लिख के चलते हैं, वो मुझे लग गया तकरीबन 2,500 रुपीज। कितना लग गया? 2,500। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस एसी की वैल्यू क्या लिखूं? सिर्फ 49,000 लिखूं कि 52,000 रुपीज लिखूं? आई नो आप सब लोग डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा पढ़ के आए हो, और उसमें आप लोगों ने देखा था कि सर जो भी अगर आप लोग असेट्स को परचेस कर रहे हो और उस असेट्स को प्रोडक्शन में पुट करने से पहले का जितना भी खर्चा होता है, वो सारा का सारा खर्चा आपकी असेट्स की वैल्यू में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये इंस्टॉलेशन का खर्चा आपके इस एसी की वैल्यू में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों खर्चे आपके इस एसी की वैल्यू में क्या होने चाहिए थे? प्लस होने चाहिए थे। बट गलती क्या हो गई? आपने उसको अलग से दिखा दिया। आपने इसको क्या कर दिया? अलग से दिखा दिया। अब अगर गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा ना। क्लियर? तो इसको सुधारेंगे कैसे? तो जहां पे अलग से लिखा है ना, वहां से क्या कर दो? माइनस, और जहां पे लिखना था वहां पे क्या कर दो? प्लस। कहां पे लिखना था? मशीन में लिखना था। कहां पे लिख दिया? लेबर चार्जेस में लिख दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब सर लेबर चार्जेस आपको कहीं पे दिख ही नहीं रहे। अगर आप लोग देखोगे तो लेबर चार्जेस आपको दिख ही नहीं रहे। अब मुझे एक बात बताओ, लेबर चार्जेस, लेबर को जो भी चार्ज दिया जाता है उसको आप लोग वेजेस कहते हो कि नहीं कहते? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको इसकी इफेक्ट कहां पे करनी पड़ेगी? वेजिस में करनी पड़ेगी। तो चलो आ जाते हैं वेजिस में, और वेजिस आपका कहां पे रिकॉर्ड है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे? देखो मैंने वेजिस जो है वो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ये रहा, मैंने वेजिस आपका ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। और वेजिस में जाके मैं क्या कर दूंगा? माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब कितना रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है? तो सर 7,500 रुपए का। तो यहां से मैंने जाके माइनस कर दिया। क्लियर? अब इसी की वैल्यू मुझे मशीन में जाके प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन में ये जो खर्चा है वो क्या हमें करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यहां से हमने माइनस तो कर दिया, अब कहीं ना कहीं पे जाके इसको प्लस भी तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करेंगे तो आपके लुका पैसियोली बुरा मानेंगे ना। सर लुका पैसियोली कौन? अकाउंट के पप्पा। अब यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे मशीन। अब मशीन की वैल्यू कितनी देके रखी है? ढूंढो 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 ढूंढो। देखो यहाँ पे आपको मिल गई, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,35,000। तो यहाँ पे जाके हम लोग असेट साइड में जाके लिखेंगे मशीन, क्योंकि मशीन का ही तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था ना। क्लियर? मशीन सॉरी मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 1,35,000। अब इसी में जाके हम लोग प्लस कर देंगे लेबर चार्जेस। क्या प्लस कर देंगे? लेबर चार्जेस कितने के? 7,500 रुपीज के। यहां तक बातें समझ में आई? तो सर अब ये आपकी हो गई सारी की सारी एडजस्टमेंट क्या? फिनिश। मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ये सारी एडजस्टमेंट अगर आपने सॉल्व कर ली तो फिर सर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। अगर आपने कंसेप्चुअल मेरे पास से पहले से पढ़ा होगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होगी कि कौन सी चीज कहां पे जाके रिकॉर्ड होगी। बट कोई बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब पे ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ढंग से समझा दूंगा। क्लियर? अब चलो, जैसे ही हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है, पहली बात तो है हम लोग मार्कर का कलर चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर हम लोग हमारी एडजस्टमेंट के क्या इफेक्ट है और नॉन एडजस्टमेंट थिंग की क्या इफेक्ट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट इफेक्ट, मतलब फर्स्ट जो आप लोगों को आइटम देके रखा है वो कैपिटल एंड ड्राइंग। तो मुझे बताओ, कैपिटल एंड ड्राइंग आपने पहले ही लिख के रखा हुआ है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, तो सर परचेज एंड सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल कहाँ पे है? यहाँ पे है।
तो देखो आपने परचेज एंड सेल्स की भी इफेक्ट पहले से ही करके रखी हुई है। आपने परचेस ऑलरेडी लिख दिया, सेल्स ऑलरेडी लिख दिया, अब वापस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है परचेस रिटर्न 30,000 का है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था परचेस रिटर्न की अमाउंट क्रेडिट क्यों हो रही है। आई होप कि आप लोगों को तब समझ में आया होगा। तो यहां पे हम लोग जाके क्या लिख देंगे, माइनस, आई एम सॉरी, माइनस परचेस रिटर्न। कितने की अमाउंट है, तो सर परचेस रिटर्न की अमाउंट है आपकी 30,000 रुपए की। अब उसके बाद आपको देके रखा है सेल्स रिटर्न। अब जैसे कि परचेस रिटर्न का मैंने कल समझाया था, सेल्स रिटर्न का भी समझाया था, क्लियर। अब जो सेल्स रिटर्न है वो आपका सेल्स से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न है आपका 60,000 रुपीज का, माइनस हो जाएगा। उसके बाद है स्टॉक। अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या देके रखा है, तो सर स्टॉक में बाजू में ब्रैकेट बना के देके रखा है 1/4/2014। क्या बना के देख रखा है, ब्रैकेट, और वहां पे क्या लिखा है 1/4/2014। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये जो ट्रायल बैलेंस का जो हेडिंग देके रखा है उसमें देखो लास्ट में कौन सी डेट देके रखी है, 31/3/2015। कौन सी डेट देके रखी है, 31/3/2015। ये जो स्टॉक है उसके बाजू में कौन सी डेट देके रखी है, 1/4/2014। तो मुझे बात बताओ, ये जो स्टॉक होगा वो आपकी ओपनिंग डेट का है कि नहीं, और जो ओपनिंग डेट का स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ओपनिंग स्टॉक। तो सर ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे टॉप पे आप लोगों को इसको रिकॉर्ड करना है। यहां पे जाके मैं लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक, और उस ओपनिंग स्टॉक की आपको वैल्यू क्या देके रखी है, तो उस ओपनिंग स्टॉक की आपको वैल्यू देके रखी है 90,90,000। यहां तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद है कैरियज इनवर्ड। सर ये कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड के बारे में भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया होगा वापस हम लोग समझ लेंगे। सर दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है आपका कैरियज इनवर्ड, एक होता है कैरियज आउटवर्ड। अब ये जो कैरियज इनवर्ड होता है वो क्या होता है, कैरियज इनवर्ड का मतलब होता है कि आप लोग रॉ मटेरियल को बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो और उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर आप लोग रॉ मटेरियल को बिजनेस में लेके आ रहे हो और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है उसको हम लोग प्यार से क्या कहेंगे, कैरियज इनवर्ड। तो सर कैरियज आउटवर्ड क्या होगा, तो सर कैरियज आउटवर्ड वो होता है कि अब आपका जो गुड्स है वो बनके रेडी हो गया, ये जो गुड्स है वो बनके रेडी हो गया, अब इसको आप लोग फैक्ट्री से निकाल के ऑफिस में लेके जा रहे हो या तो वेयर हाउसेज में लेके जा रहे हो। तो ये जो कैरियज आउटवर्ड है वो खर्चा लगता है फैक्ट्री से गुड्स को निकालने के लिए, और ये जो कैरियज इनवर्ड है वो खर्चा लगता है फैक्ट्री के अंदर गुड्स को लाने के लिए। तो जो फैक्ट्री के अंदर गुड्स लाते हैं ना वो खर्चा फैक्ट्री का खर्चा होता है, और फैक्ट्री से गुड्स को ले जाते हैं उसको हम लोग कहेंगे ऑफिस एक्सपेंस। क्या कहेंगे हम लोग, ऑफिस एक्सपेंस। अब सर फैक्ट्री का जो भी खर्चा है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था ना, क्लियर। तो यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे टू कैरियज इनवर्ड, और इस कैरियज इनवर्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो उस कैरियज इनवर्ड की वैल्यू आएगी 15,000 रुपए। क्या आएगी, 15,000 रुपए। उसके बाद आपको देके रखा है सैलरी। अब सर सैलरी ऑफिस में पे की जाती है, सैलरी एम्प्लॉयज को पे की जाती है, और एम्प्लॉयज सारे के सारे कहां पे बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऑफिस में हम लोग जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस में लिखेंगे, वाह क्या बात है, ऑफिस में हम लोगों ने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे श्री गणेश कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे सैलरी, और उस सैलरी की अमाउंट कितनी है, तो सैलरी की अमाउंट है 1,80,000 रुपीज। अब उसके बाद है वेजेस। सर वेजेस अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो वेजेस की इफेक्ट जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखी हुई है। देखो वेजेस जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, ये रहा आपका वेजेस 60,000 का ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। तो ये जो ऑफिस एक्सपेंस है, अच्छा नाम में लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस कहां पे आएगा, सोच के बता दो, ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंस। अब सर ऑफिस एक्सपेंस आपको कितना देके रखा है, 1,20,000 रुपए का। ऑफिस एक्सपेंस आपको कितना देके रखा है, 1,20,000 रुपए का। समझ में आ रहा है। उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी क्या है, इनकम है, ये आपकी क्या है, इनकम है। अब सोचो डिबेंचर पे इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, फैक्ट्री वालों को कोई भी लेना देना है इससे,
फैक्ट्री का काम क्या है? गुड्स बनाना। फैक्ट्री का काम क्या है? गुड्स को बनाना, तो वो तो गुड्स बनाएंगे। तो अगर कोई अदर देन गुड्स बनाने के ट्रांजेक्शन है वो आपके कहां पे आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं कौन सा नाम देता हूं? ऑफिस अकाउंट। कौन सा नाम देता हूं? ऑफिस अकाउंट। तो ये जो डिस्काउंट सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, वो आपका कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम है, और इनकम के रिलेटेड का आपको नियम तो पता है ना, रूल तो पता है ना, कौन सा है? तो पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को गोल्डन रूल्स पढ़ाए गए थे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ाए गए थे। तो उस डेबिट क्रेडिट के रूल्स में एक अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट था, तो उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पे आप लोगों की इनकम है, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव। और उस डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आपको देके रखी हुई है? तो सर अमाउंट देके रखी है 15,000 रुपए। कितनी देके रखी हुई है? 15,000 रुपए। अब उसके बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितनी अमाउंट देके रखी है डिस्काउंट रिसीव्ड की? तो डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट देके रखी है 6,000 रुपए। अब उसके बाद आपको देके रखा है कमीशन रिसीव्ड। क्या बात है, एक ही साथ में सारी की सारी चीजें यहीं पे ही आ रही है। कमीशन रिसीव्ड थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, 3,000 रुपए। अब उसके बाद है 10% बैंक लोन। सर आपने बैंक से लोन लेके रखा है, मुझे बताओ क्या ये हमारी कोई इनकम है? नहीं। क्या ये कोई हमारा एक्सपेंस है? नहीं। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आएगा नहीं, और ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कहां पे चला जाएगा आपका? बैलेंस शीट में। कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आते हैं तो अब हमें डाउट होता है, सर ये लायबिलिटी है कि असेट्स है? तो सोचो, अगर आपने बैंक से लोन लेके रखा है तो क्या ये आपकी असेट्स होगी? कोई भी एंगल से लग रहा है? मतलब इतने तो आप लोग फुद्दू नहीं होगे, थोड़ा तो दिमाग आप में भी होगा ही। क्लियर? तो ये जो लायबिलिटी, ये जो आप लोगों की 10% बैंक लोन है, वो आपके लिए क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी? लायबिलिटी। तो सर लायबिलिटी साइड में हम लोग जाके लिख देंगे 10% बैंक लोन। और इस 10% बैंक लोन की अमाउंट क्या है? तो इस 10% बैंक लोन की अमाउंट है 3,00,000 रुपए। क्या अमाउंट है? 3,00,000 रुपए। अब उसके बाद है बिल्स पेबल। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल। अब किसी लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, सर ये 10% का क्या करना है? तो करेंगे ना बेटा, पहले इस सम को कंप्लीट तो होने दो। 10% का भी करेंगे और कहीं पे कुछ और इफेक्ट देके रखिए उसका भी करेंगे, बट एक बार पहले इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को खत्म होने देते हैं। उसके बाद है बिल्स पेबल। अगेन बिल्स पेबल आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको अमाउंट को पे करना है। तो यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे बिल्स पेबल। और इस बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी देके रखी हुई है? तो सर 22,500। कितनी देके रखी है? 22,500। अब ये एक साइड की सारी इफेक्ट हो गई, दूसरी साइड की भी देख लेते हैं। डेटर्स, आई थिंक सो हम लोगों ने डेटर्स लिख दिया। यस, हम लोगों ने डेटर्स को लिख दिया। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। और उस बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट क्या देके रखी है आप लोगों को? 45,000। कितनी देके रखी है? 45,000। उसके बाद क्रेडिटर्स हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। यहीं पे ही आके सारे के सारे बच्चे लोग अटक जाते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या देके रखा है? आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो उसके लिए मैं एक बार आपको नोट ओपन करके दिखाता हूं। वैसे नोट की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, बट फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। सर यहां पे देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही क्या बताया था कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दैट मींस एक्सपेंस अभी तक आपने पे नहीं करके रखा है, तो उसकी दो इफेक्ट होगी। एक उस खर्चे में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा कि लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बट सर ये कब होगा? जब आपको इसकी एडजस्टमेंट देके रखी होगी। क्या देके रखी होगी? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट एडजस्टमेंट जो नीचे देके रखे, दूसरी हिडन एडजस्टमेंट। आया ना नया वर्ड, हिडन एडजस्टमेंट? अभी तक आप में नहीं आ रहा है, जैसे ही आगे वाले समय आएगा वैसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो सर अगर आपको एडजस्टमेंट में देके रखा है तो ही दो इफेक्ट करनी है, अदरवाइज एक ही इफेक्ट करेंगे। और वो एक इफेक्ट कहां पे आएगी? अब सोचो, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना बाकी है, तो आपके लिए खर्चा तो हुआ नहीं,
क्यों खर्चा नहीं हुआ? क्योंकि आपने खर्चा पे ही नहीं किया हुआ है। अब सोचो, पे करना है ना ये खर्चा, तो हमें क्या करना है? ये खर्चा हमें पे करना है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर आप लोगों को इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट अगर करनी हो, दैट मीन्स कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं देके रखा है तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी? सिर्फ एक ही, और वो कहां पे? लायबिलिटी साइड में। कहां पे आएगी? लायबिलिटी साइड में। तो चलो फटाफट आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में जाके हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। क्या देके रखा है? आउटस्टैंडिंग रेंट। और कितने अमाउंट का देके रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट? तो 1500 रुपए का। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब ये तो सिंपल सी बात है, नाम में लिखा हुआ है, ऑफिस में डालना है हमें, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की वैल्यू क्या देके रखी है? तो सर 75,000 रुपीज। उसके बाद क्या देके रखा हुआ है आपको? तो सर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस। अब ये जो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस होता है वो ज्यादातर ऑफिस में यूज होता है, लाइक कटर का यूज करना, सेलो टेप का यूज करना, पेन का यूज करना, तो ये सब कुछ ऑफिस में ज्यादा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके ऑफिस अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना देके रखा है? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस तो सर 9,000 रुपीज का। कितना देके रखा है? 9,000 रुपीज का। उसके बाद आएगा आपका मशीनरी। अब मशीनरी शायद तक हम लोगों ने लिख दिया है वो लेबर चार्जेस वाले इफेक्ट में। हाँ, मशीनरी 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 कहाँ पे है? ये रहा। सर मशीनरी को हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। उसके बाद है बिल्डिंग। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग लिखना बाकी है, तो बिल्डिंग भी हमारी फिक्स असेट्स आएगी, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग। मुझे बताओ बिल्डिंग की वैल्यू क्या देके रखी है? तो बिल्डिंग की वैल्यू देके रखी है 4,50,000 रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू क्या देके रखी है? 4,50,000 रुपीज। उसके बाद है आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी यहीं पे आएगा। फर्नीचर की वैल्यू आपको क्या देके रखी हुई है? तो फर्नीचर की वैल्यू देके रखी हुई है आपको 90,000। उसके बाद आपको देके रखा है रेंट। अब मुझे बात बताओ, क्या रेंट के बाजू में क्या आपको ऑफिस का या तो फैक्ट्री का ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन देके रखा है क्या? आंसर इज व्हाट? नो। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं देके रखा है तो आपका कौन सा होगा? ऑफिस का रेंट होगा। तो ऑफिस के रेंट में जाके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रेंट। और उस रेंट की वैल्यू क्या है? तो उस रेंट की वैल्यू है 18,000 रुपीज। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर बच्चे दिमाग ही नहीं लगाते और उसके बाद बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाती है। देखो क्या है, मुझे एक बात बताओ, आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, डिबेंचर में क्या करके रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो ये आपकी असेट्स हुई कि लायबिलिटी हुई? अब हमारे इन्वेस्टमेंट तो हमारी असेट से होगी ना सर। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ये तो आपकी असेट से होगी। तो असेट साइड में हम लोग जाके लिख देंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 1,50,000 रुपए का। चलो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, हम लोग वही लिखते हैं कि 10% डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। अब ये डिबेंचर क्या होता है वो आपको ओसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अभी मैं फिलहाल के लिए तो ये समझा नहीं पाऊंगा। अब सर यहाँ पे बताइए, इन्वेस्टमेंट है आपका 10% डिबेंचर में 1.5 लाख रुपए का, तो सर उस 1.5 लाख के अकॉर्डिंगली आपको 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, 10% का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, तो अब ये 1.5 लाख पे 10% कितना होता है? 15,000 रुपए। तो आपको 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलना चाहिए। तो देखो आपने पीएनएल अकाउंट में, आपने पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, कहाँ पे है? ये रहा। मैं अलग पेन से इसको मार्कअप कर देता हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 आ गया। तो 1.5 लाख का 10%, अगर यहाँ पे गलती से भी कम अमाउंट रिसीव हुई होती, लाइक अगर 10,000 की अमाउंट रिसीव हुई होती, तो इस केस में हमें दिमाग लगाना पड़ता। नो डाउट आपके सिलेबस में ऐसा एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे ये दोनों अमाउंट मिसमैच हो रही है, तो तब हम लोग वहां पे दिमाग लगाएंगे। समझ में आ रहा है? बट ये मुझे सिर्फ समझाना था कि अगर ऐसा कुछ मिसमैच होता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है।
क्लियर। उसके बाद है आपका लास्ट बैंक लोन इंटरेस्ट 30,000 रुपीज। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू बैंक लोन इंटरेस्ट, और उसकी अमाउंट क्या है 30,000 रुपीज। तो सर इसमें भी तो वही सेम इफेक्ट आएगा ना। देखो आपको बैंक लोन कितना देके रखा है, तो बैंक लोन देके रखा है आपको 3 लाख रुपए का, और 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो देखो यहाँ पे 30,000 की अमाउंट आ गई। अगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ होता कि जहां पे कुछ अमाउंट आपने कम देके रखी हुई है, तो ऐसे मामलों में आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट आपको करनी पड़ती। समझ में आ रहा है। अब इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो सम है वो कैलकुलेटिव पार्ट पे खत्म कर दिया। अब इसका सिर्फ टोटल करना बाकी है, और टोटल को आपको काफी एक्यूरेटली करना है। तो आप सब लोग भी अपने हाथ में कैलसी उठा लो, और मैं भी कैलसी उठा लेता हूँ। तो सर पहले हम लोग टोटलिंग करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट की। पहले हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करने के टाइम पे आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी है कि ये जितने भी आपने इंटरनल ट्रांजेक्शन करके रखे हैं उसकी वैल्यू आपको कहां पे लिख देनी है, बाहर लिख देनी है। क्लियर। ये जो इनर कॉलम में आपने ट्रांजेक्शन करके रखे हुए उसकी वैल्यू कहां पे लिख देनी है, बाहर लिख देनी है। तो चलो पहले वो लिख ले। तो 9 लाख प्लस 60,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500 माइनस 30,000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी। अब इसको भी अलग पेन से लिखे, नहीं नहीं चलो इसी पेन से लिख देते, बाद में आप कितनी पेन को याद रखोगे। तो यहाँ पे हो गया है 9 लाख। उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है 67,500। ओके ना, बराबर है। अब उसके बाद यहाँ पे सेल्स, तो 15 लाख प्लस 75,000 माइनस 22,500 एंड माइनस 60,000, तो कितना आ गया। तो सर 14,92,500 रुपीज। क्लियर। और कुछ बाकी रह रहा है क्या, देख लेते एक बार। नहीं और कुछ भी नहीं बाकी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। अब सर बहुत ही सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, बहुत ही सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर टोटलिंग कैसे करना है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता टोटलिंग कैसे करना है। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर लो लो, टोटलिंग करना स्टार्ट करो। नहीं नहीं इतना भी सिंपल नहीं होता है। अब सर आपको क्या करना है कि डेबिट का और क्रेडिट साइड का दोनों साइड का पहले टोटल करना है। वैसे तो जब आप लोग थोड़े बहुत प्रो लेवल के हो जाओगे, वो पता है गेम्स में कैसा होता है, प्रो लेवल के इनिशियल लेवल पे आप लोग स्लोली स्लोली खेलते हो, उसके बाद एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। तो सर यहाँ पे एक बार थोड़े बहुत हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर क्रेडिट साइड का अगर टोटल करने जाएगी तो कितना आएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 16,49,250। तो चलो मैं यहां पे जाके लिख दूं कि 16,49,250। अब मैं ये चेक करूंगा कि डेबिट साइड का टोटल कितना है। तो डेबिट साइड का टोटल है 15,000 प्लस 67,500 प्लस 9 लाख। अब ये 9 लाख किसका है, तो परचेस का। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का है 90,000 रुपीज। तो सर अनफॉर्चुनेटली, सर कौन सा फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली आपका जो डेबिट साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है, तो 10,72,500। अब सोच के एक बार बताइए, आप लोगों ने भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे लेजर पढ़ा होगा। तो लेजर में एक चीज कॉमन आती थी कि जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का टाइम आता है तब आपको जो हाईएस्ट टोटल होता है वो लिखना होता है। अब मुझे बताओ डेबिट साइड का ये टोटल, क्रेडिट साइड का ये टोटल, कौन से टोटल को मैं करेक्ट मानूं। तो सर जो हाईएस्ट टोटल है दैट मींस कौन से साइड का, डेबिट क्रेडिट साइड का, उसको हम लोग फाइनल माने। तो यहाँ पे जाके लिख दूंगा 1649,250। क्लियर। अब सर जो भी ऊपर का टोटल था उसको हम लोग माइनस कर दे, तो माइनस, तो आपका ये जो प्रॉफिट है मतलब ये जो डिफरेंस है वो कितनी अमाउंट का आ गया, 5,76,250। क्लियर। अब सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये गलती हो गई कि यहाँ पे हमें डबल लाइन सिंगल लाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी डबल लाइन और सिंगल लाइन करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोग जाके लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में जाके लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको क्यों ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया, अगेन मैंने आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, और अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार वहां पे उस वीडियो में जाइए, वापस देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो पहले उसको एक बार देखिए, उसके बाद ये लेक्चर को देखिए, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट
ब्रैकेट में जाके लिख देंगे जीपी। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज कर सकता हूं ना, थैंक यू। यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे 5,76,750। अब सर ये आपको एग्जाम में जीपी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट करोगे वो सीधे मार्क्स में शॉर्टकट करेगा, दैट मीन्स काट के। अब यहाँ पे इस साइड का टोटल कर देते हैं 15,000, 6,000 और 3,000। इस साइड का टोटल कितना आया? तो सर 6,00,750, 6,00,750। अब मुझे इस साइड का भी टोटल करना है कि इस साइड का टोटल कितना है, तो एक 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 30,000। सर इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? तो सर 4,32,000 रुपीज। वापस मुझे सोच के बताइए कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है? तो बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख दे। तो 6,00,750, डबल लाइन सिंगल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन सिंगल लाइन। अब माइनस कर दे तो -6,00,750। तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? 1,68,750। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। अब जाएंगे हम लोग कैपिटल में, अब जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, अब जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट और वैल्यू कितनी है? 1,68,750। अब पहले इसको प्लस कर दो तो प्लस 6 लाख, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7,68,750। उसमें से आपको ये दोनों की दोनों वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि देखो कैपिटल में से लेस किया है मैंने, क्लियर? सो माइनस 18,000 एंड माइनस 7,500, तो कितना आ गया? 743,250। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे कहीं पे बाहर वैल्यू लिखनी है क्या? देखो यहाँ पे लिखनी है, तो 1,35,000 प्लस 7,500, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1,42,500। उसके बाद और कुछ लिखना बाकी है क्या? देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स का भी लिखना बाकी है, तो 1,02,000 प्लस 60,000 माइनस 7,500, तो यहाँ पे ये कितना आएगा? 1,54,500 रुपीज। तो वैसे ही डेटर्स का भी तो बाकी होगा ना, डेटर्स किधर है बे तू? इधर है। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे डेटर्स, देखो 1,35,000 प्लस 75, 1,35,000 प्लस 75,000 माइनस 22,500, तो कितना आएगा? 1,87,500 रुपीज। अब कुछ भी करना नहीं बाकी। सर अगर अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई तो बात खत्म, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो सर यहाँ पे हम लोग करेंगे अब बैलेंस शीट को टैली। चलो इतनी वैल्यू को प्लस करना है ना, तो उसको ऊपर ही रहने देते। तो 7,43250 प्लस 3 लाख प्लस 1,54,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500 एंड प्लस 15,000 रुपीज। और कुछ नहीं है ना? नहीं है। तो सर यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 1 लाख मतलब सॉरी 12,36,750, डबल लाइन सिंगल लाइन। सर जी प्रार्थना करो, क्या करो? प्रार्थना कि इस साइड का भी टोटल सेम ही हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब कुछ माइनस कर देंगे। तो अगर हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो अगर 0 आ गया, दैट मीन्स कि दोनों साइड का टोटल सेम ही है। तो माइनस 15,000 माइनस 1,87,500 माइनस 1,56,750 माइनस 45,000 माइनस, अब यही वैल्यू बाकी है, माइनस 1,50,000 माइनस 90,000 माइनस 4,50,000 एंड माइनस 1,42,500। देखो ये आप ही के सामने क्या आ गई? वैल्यू 0 आ गई। दिख रहा है ना सबको? क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या है? सेम है। तो यहाँ पे फिर जाके क्या लिख दूंगा? 1,23,600 मतलब सॉरी 12,36,750। तो सर इसी के साथ ये जो आपका जो सम है वो क्या होता है? समाप्त। आई होप सो
कि आप लोगों को ये जो सम है वो समझ में आया हो। अब ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आगे के वीडियोस की रिगार्डिंग आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय, सबक है। थैंक यू।